स्वागत है यूपीपी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस जो कि एक फेफड़ों की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। ये सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े शरीर के अंदर जाने से ये बीमारी होती है। सिलिका की बात करें तो ये एक सामान्य प्रकार का खनिज है जो कि रेत, चट्टान जैसे खनिज अयस्कों का हिस्सा होता है। तो 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो भोजन विषाक्तता का कारण होता है साल्मोनेला वेस्ली। यह एक जीवाणु रोग है और यह अधिकतर खाद्य पदार्थों के दूषित पानी से बनते हैं। इससे टाइफाइड बुखार, फूड पॉइजनिंग, गैस की समस्या हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये यूपीपी 2014 का क्वेश्चन है, पूछा गया है 2014 में। तो आप सभी के लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीड़ित बच्चे का उपचार, जो बबल डिजीज होती है इसमें जो भी बच्चा पीड़ित होता है उसका उपचार रोगाणु मुक्त प्लास्टिक के बुलबुले से किया जाता है, इसीलिए इसे बबल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा प्रभावित होती है? घोंघे, चमगादड़, कीड़े या फिर पक्षी? तो ये पक्षियों के द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम का अवशोषण जो कि विटामिन डी करता है। अगर इसका रासायनिक नाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एंजिकमैन हॉपकिंस के द्वारा विटामिन डी की खोज की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलते हैं, जो कि विटामिन बी और विटामिन सी। ये 2 विटामिन जो कि जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी विटामिन जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, इकोलॉजी या फिर पोमोलॉजी? तो मृदा का अध्ययन जो कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपसे पूछे कि इकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दालें निम्नलिखित में से किसका समृद्ध स्रोत होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या फिर विटामिन ए? तो दालों से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज? तो पादप कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कवक के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी या फिर मायोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी? तो कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। वहीं अगर न्यूरोलॉजी का बात करें तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो मनुष्य की जो त्वचा है वो 3 भागों में विभाजित होती है। पहली जो परत होती है वो आपकी जो कि हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस होती है, यानी कि पहली परत सबसे ऊपर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है वो डर्मिस होती है, और जो तीसरे नंबर पे मनुष्य की त्वचा यानी कि सबसे नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस होती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि
त्वचा की सबसे बाहरी परत तो एपिडर्मिस हो जाएगी। उसके बाद त्वचा की मध्य परत जो कि डर्मिस होती है, और त्वचा की सबसे निचली परत जो कि हाइपोडर्मिस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये सक्रिय परिवहन कहलाती है, कि सक्रिय परिवहन एक कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का उनकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति है, जो कि सक्रिय परिवहन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सर्पोलॉजी की बात करें तो इसके अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोधी दवा के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मधुमेह रोधी यानी कि डायबिटीज के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मेटामॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मेटामॉर्फिन का उपयोग जो कि डायबिटीज के रोगी को दिया जाता है, और यह डायबिटीज ही मधुमेह रोग होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? पोलियो, टिटनेस, कुष्ठ रोग या फिर प्लेग? तो इनमें से विषाणु जनित रोग जो कि पोलियो है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल, अरस्तु, डायस्टोल या फिर लब? तो हृदय का संकुचन जो कि सिस्टोल कहलाता है, क्योंकि हृदय में जब ब्लड भर के निकल जाता है, पंप करता है, जब ब्लड भरता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं, और जब उसमें से यानी कि हृदय से जब ब्लड निकल जाता है उसे सिस्टोल कहा जाता है। तो सिस्टोल व डायस्टोल ये दोनों प्रक्रियाएं जो कि हृदय से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है कि हृदय का संकुचन जो कि सिस्टोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अजाडीराक्टा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? गुलाब के पौधे का, सेब के पेड़ का या फिर नीम का? तो अजाडीराक्टा इंडिका जो कि नीम के पेड़ का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज या फिर सेलुलोज? तो ग्लूकोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद यानी आखिरी उत्पाद ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? तो टाइलिन एंजाइम का स्रोत जो कि लार ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला, पौधे में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए इनमें से फ्लोएम जिम्मेदार होता है। वहीं अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम पानी और अन्य विलेय को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित होता है? तो श्रवण से संबंधित होता है मानव मस्तिष्क का जो कि टेम्पोरल लोब होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में उत्सर्जन की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो स्तनधारियों में जो उत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किडनी के द्वारा निभाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, यूस्टेशियन ट्यूब मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो यूस्टेशियन ट्यूब जो कि मनुष्य के कान में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यूस्टेशियन ट्यूब को ही श्रवण ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे ही श्रवण ट्यूब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मोटर नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो मोटर के नियंत्रण में मस्तिष्क का जो कि सेरिबेलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सेरिबेलम हो जाएगा। अगला, एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? तो एग्रोनॉमी का संबंध जो कि फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है।
पेशी को अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक जो कि टेंडन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है कि टेंडन के माध्यम से ही मांसपेशियां और हड्डियां यानी कि अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो कि कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, कि रक्त समूह की खोज जो कि कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग निरपवाद रूप से किससे प्रभावित होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग जो कि अल्जाइमर रोग से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी वो 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, रेड डाटा बुक खाता क्या प्रदान करता है? या रेड डाटा बुक के अंतर्गत क्या होता है? केवल लुप्तप्राय पौधे, जीवाश्म पौधे, लुप्तप्राय पौधे और जानवर, या फिर केवल विलुप्त प्राणी? तो रेड डाटा बुक के अंतर्गत जो कि लुप्तप्राय पौधे और जानवर होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पेशीय थकान से संबंधित होता है? तो पेशीय थकान से संबंधित इनमें से लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। यूरिक एसिड के कारण ही गठिया रोग हो जाता है, क्योंकि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस कारण गठिया रोग हो जाता है। अगला, ऑक्सिनटिक कोशिका किसके स्राव के लिए होती है? तो ऑक्सिनटिक कोशिका जो कि होती है HCl के स्राव के लिए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव के लिए होती है। 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि हेपरिन होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। हेपरिन एक दवा होती है जो कि रक्त में थक्का बनाने से रोकती है, यानी कि यह थक्का रोधी होती है। रक्त में थक्का इससे नहीं बनता है, तो यह एक प्रकार की दवा होती है जो कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो एंटीबॉडी का उत्पादन जो कि लिम्फोसाइट्स करती हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, गठिया शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो गठिया शरीर में जो कि अभी पहले बताया जा चुका है, जो कि यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। जब ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण जमाव होने लगता है शरीर में और असहनीय दर्द होता है हड्डियों में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जिम्मेदार होता है? तो इनमें से पी विवैक्स परजीवी जो कि जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कैंसर का पता लगाने में प्रयुक्त होने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए इनमें से कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मधुमक्खी का विष कैसा होता है? अम्ल, नमकीन, क्षारीय या फिर विटामिन? तो मधुमक्खियों का विष जो कि अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है? तो हृदय स्पंदन की दर को अनुकंपी तंत्रिकाएं बढ़ाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि अनुकंपी तंत्रिकाएं जो होती हैं इन्हीं के कारण ही हार्ट में और तेज से स्पंदन होने लगता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है अनुकंपी तंत्रिकाओं के कारण ही। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बी कॉम्प्लेक्स समूह के विटामिन नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स समूह का विटामिन जो कि नियासिन है और इसकी कमी से पिलाग्रा रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। रिकेट्स की बात करें जो कि विटामिन डी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम क्या होता है? तो शैवाल प्रस्फुटन का परिणाम होता है जो कि यूट्रोफिकेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन,
यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया। तो इनमें से टाइफाइड रोग हो जाता है दूषित पानी पीने से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एनीमिया जो कि खून की कमी के कारण होता है, और मलेरिया जो कि मच्छरों को काटने से होता है, और स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं? मटर में, गेहूं में, मक्का में या फिर जई में। तो मटर में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बच्चे जिन्हें बहुत कम धूप मिलती है वे किससे पीड़ित होते हैं? तो वे रिकेट्स से पीड़ित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पाती है जो कि विटामिन डी का स्रोत होती है, इस कारण वो रिकेट्स से पीड़ित हो जाते हैं। सहचर कोशिकाएं अद्वितीय होती हैं। तो सहचर कोशिकाएं जो कि एंजियोस्पर्म होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लैक्रिमल ग्रंथियां कहाँ पर स्थित होती हैं? हथेलियों में, मुख गुहा में या फिर नेत्र कक्षा में या फिर पेट में। तो लैक्रिमल ग्रंथियां जो कि स्थित होती हैं नेत्र कक्षा में, आँखों में स्थित होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन है। अगला, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जीका वायरस का वाहक जो कि एंडीज मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। विलगिट प्रोटीन की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोख्ता तकनीक क्या होती है? उत्तरी धब्बा, पश्चिमी धब्बा, दक्षिणी धब्बा या फिर क्लोनिंग। तो विलगित प्रोटीन की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोख्ता तकनीक जो कि पश्चिमी धब्बा होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्फिग्नोमीटर रक्तचाप को मापता है नसों की, धमनियों की या फिर आँखों की या फिर श्लेष की। तो स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापता है जो कि धमनियों के ब्लड की रक्तचाप मापता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सिग्माइड कोलन का एक भाग है छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का या फिर मलाशय का। तो सिग्माइड कोलन जो कि एक बड़ी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए। ऐसी और वीडियो आएंगी, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।